बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखेंगे। जो पाक भारत बैकडोर डिप्लोमेसी है, उसके हवाले से मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो मैं प्रोग्राम के आखिर में आपके सामने रखूँगा। उससे पहले जो मुल्क की सियासत में PDM एक अलायंस बना था अपोजिशन जमातों का, जिससे एक एक करके जमातें दूरी अख्तियार करती जा रही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान इख्तलाफात उस वक्त शुरू हुए जब PMLN ये चाहती थी कि तमाम पार्टियां इस्तीफ़ा दें और अवान से बाहर आएँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके इस फार्मूले से एग्री नहीं किया। उसके बाद प्रेसिडेंट जरदारी ने यह भी बात की कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, मुल्क में आके क़यादत करनी चाहिए सज्जाज की, और उसके बाद बाकी पार्टीज़ भी उनका साथ देंगी। यहाँ से एक बेसिकली रिफ्ट शुरू हुई, एक कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ दोनों पार्टीज़ के दरमियान, जिसके बाद कल हमने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी भी इस इत्तेहाद से बाहर हो गई। PMLN का और बाकी दो दिगर जमातें, मौलाना फजल रहमान साहब और दिगर का स्टांस गो कि अब भी वही है कि वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे, लेकिन देखना यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाहर रखते हुए ये सारी चीज़ें मुमकिन होंगी या नहीं। ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है जिसका आज हम अपोजिशन के रहनुमाओं से इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में गवर्नमेंट के नुमाइंदों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान सर पे है, महंगाई का एक तूफ़ान है और एक आम आदमी परेशान है कि वो किस तरह रमज़ान में अपना गुजर बसर करेगा और कैसे अपने मामलात को चला सकता है। इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मेहमान होंगे जिनसे हम इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। PDM का जिस तरह एक उम्मीद थी कि जो अलायंस बना था मौलाना फजल रहमान की क़यादत में, जिसमें तकरीबन 11 छोटी बड़ी जमातें थी, एक एक करके हमें नज़र आ रहा है कि वो इस अलायंस से दूर होती जा रही हैं। अवामी नेशनल पार्टी के अलायंस से बाहर जाने के बाद जो इस वक्त सियासी माहिरीन ये कह रहे हैं कि PDM अब इतनी रेलिवेंट नहीं रही। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग की रहनुमा मायज़ा हमीद। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि क्या देख रही हैं फ्यूचर PDM का, क्योंकि जिन लोगों को आपने जो वादे किए थे लोगों के साथ, आवाम को जिस नारे पे आपने बाहर निकाला था कि हम आने वाले दिनों में हुकूमत को घर भेजेंगे, लेकिन हुकूमत तो अपनी जगह है, लग ये रहा है कि आप सारे लोग घरों में बैठ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हुकूमत है वो पहले भी कुछ नरमी का शिकार थी, जिस वजह से वो इस जगह पहुंच चुकी है जहां पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। बात हुकूमत की नहीं है, PDM की है। PDM जो है वो हम पीपल्स पार्टी के साथ हमारे कुछ इख्तलाफात हैं, जिसमें जो है डिफरेंस ऑफ जो है ओपिनियन भी है, इश्यूज भी हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि हम अभी तो वो डिस्कस होने वाले हैं, और मौलाना साहब ने उनके बारे में वजाहत मांगी है, और वजाहत जो है वो हमारे लिए हमारा राइट भी बनता है, क्योंकि जो 20 सितंबर को जो PDM जब बनाई गई थी और उसका जो चार्टर बना था, उसमें जो है ये था कि हम किसी किस्म की मफादात की सियासत नहीं करेंगे, और हम सिर्फ जो है वो असूली सियासत करेंगे और अवाम और हुकूमत को टफ टाइम देंगे और इनको घर भेजेंगे। तो अब आपके सामने ही है कि जब पीपल्स पार्टी बाप पार्टी से वोट लेगी तो वो हम अपने ही बयानिए को जो है वो उसकी नफी कर रहे हैं। तो इस बयानी की जो नफी करना है, इसका मतलब यही हुआ ना कि पूरा PDM जो है उसकी जो है उसको धचका पहुंचा। तो इसलिए हमारी ANP और जो भी जमातें जो हैं इनको PDM को छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते, ये अभी मेरा ख्याल है अभी पीपल्स पार्टी की कोई डिसीजन नहीं आई। तो लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो है तो PDM जो है हुकूमत को टफ टाइम दे, और PMLN जो है वो इस चीज में मुतहरक है, और इंशाल्लाह हम तो उसी तरह, और बाकी पार्टी भी अभी साथ ही हैं। तो देखिए, इसमें एक जो बड़ा ज़रूरी सवाल जो लोग पूछते हैं और लोग आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी मान लेते हैं इस्तीफे नहीं दे रही, वो उनका फैसला पेंडिंग है, आप लोग क्यों नहीं इस्तीफे दे रहे? नून लीग तो दे सकती है, मौलाना साहब के पास जो नशिस्तें वो दे सकते हैं, अख्तर मैंगल साहब को कहें वो रिज़ाइन दे दें, जो उनके पास कुछ है, PK मैप के पास तो वो दे दें। तो इससे लग ये रहा है कि इस्तीफे आप में से कोई भी नहीं देना चाहता, बस ये एक वैसे मतलब डिले टैक्टिस है, टाइम गेन कर रहे हैं, अगले इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं। ये एक जनरल पब्लिक में ये परसेप्शन है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जिस जगह पे हुकूमत जा रही है उसमें हमें तो हुकूमत के खिलाफ कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं। हुकूमत अपने आप की दुश्मन है। आपको पता है गवर्नमेंट तो देखिए, हमें तो जो नजर आ रहा है डे बाय डे उसकी पोजीशन मजबूत हो रही है और आपकी पोजीशन खराब हो रही है, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं।
तो मामला तो मैं समझता हूँ पीडीएम को अपना ठीक करना लोग पड़ेगा। नहीं छोड़ रहे, लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानी के साथ हैं, मरीम नवाज शरीफ के बयानी के साथ हैं। और एक जी और बात मैं आपको बताती चलूं, जी जी सारी फरमाएं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पार्टीज अलहदा हैं, हमने इलेक्शन अलहदा लड़ना है। हाँ, हम एक मैनिफेस्टो पे इकट्ठे जरूर हुए थे जी और हैं भी इकट्ठे, लेकिन दूसरी बात ये है कि देखें जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है और ये जो आईन और कानून की जो बालादस्ती की बात है, ये सारी चीजों पे हम इकट्ठे हैं। और हम देखें इस चीज को हम, आप कह रहे हैं कि हम लोग अपनी सीटें छोड़ दें और देखिए ये हम नहीं कह रहे, ये तो आप लोग कह रहे थे ना, आप लोगों नहीं, ने ये पहले तो हम दिन कह अपना रहे ये थे, दिया कि लेकिन हम देखिए ये रिजाइन चीज, करेंगे, असेंबली से बाहर जाएंगे। अब हम आपको कह रहे ये हैं कि वो चीज, बात पूरी करें अपनी, लेकिन आप लोग इस्तीफे हाँ, नहीं दे रहे। ये चीज मशावरत के साथ होनी थी, सारी पॉलिटिकल 10 की 10 पॉलिटिकल जी पार्टीज ने रिजाइन करना था। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि पीएमएलएन जो है वो इस्तीफे दे के जो है सारा जो है मैदान सीपीआई के लिए छोड़ दे और वहां पे जो है सारे बाय इलेक्शन की सीटें खाली हो जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। हम ठीक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम लोगों ने हुकूमत को टफ टाइम देना एज एन ऑपोजिशन, लेकिन जी ये चार्टर में डिस्कस हुआ था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे इस्तीफा देंगी, तब ये जो है पूरा सिस्टम लिपटा जाएगा और हम हमारी आवाम की जो है जान छूटेगी इस जाबरा। बहरहाल अब जो हालात लग रहे हैं देखें, उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा, ना तो आप लोग इस्तीफे दे रहे हैं, ना आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि अब 2 साल आने वाले लोग बस ऐसे ही बैठे रहें, इंतज़ार करते रहें, या स्ट्रेटजी क्या है आपके पास? अब मियाँ साहब भी नहीं आ रहे, मरीम नवाज पाकिस्तान, उनकी साहिबा की सेहत भी सुना तबीयत है दिन ठीक ब दिन नहीं है, खराब होती जा रही है। मरीम नवाज साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, मौलाना साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मौलाना साहब ने वजाहत पीपल्स पार्टी से मांगी है और मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने ये मूवमेंट बड़ी अच्छे तरीके से चलाई है और बड़ी कामयाब तरीके से चलाई है और पूरे 6 महीने जो है पूरी आवाम ने हमारा साथ दिया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आगे 2 साल हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये ठीक, जरूर है कि थोड़ा सा इंतजार चलें है। ये तो तबीयत आपने पॉइंट बालों क्लियर की किया। खराब हो बहरहाल जाती है। उम्मीद है कि मौलाना साहब को भी अल्लाह ताला से दुआ है कि शफा मिले, मरीम नवाज को भी सेहत याबी हो। लेकिन एक चीज़ जो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, आपका इस हवाले से क्या मशवरा है? क्या उन्हें आना नहीं चाहिए, खुद आके लीड करे, लोगों को आवाम के हुकूक के लिए निकलें और बड़े एक पोटेंशियल और मैं समझता हूँ बड़ी जज्बे के साथ लोग फिर साथ आएंगे आपके? ये नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और जब तक उनका इलाज हो रहा है वो वहां पे हैं, तो जी जरूर आएंगे और वो खिताब भी करते हैं अपनी आवाम के साथ और मूवमेंट को लीड भी जब करने का वक्त आएगा वो आएंगे, लेकिन ये है कि जब तक उनको डॉक्टर इजाजत नहीं देते तो जी। इस कोविड की सिचुएशन में तो नहीं आ सकते। आप क्योंकि नून लीग की बड़ी सीनियर लीडर हैं और मैं अक्सर नून लीग के बाकी लोगों से भी ये पूछता हूँ, पीपल्स पार्टी वालों से भी पूछता हूँ, आपसे भी मेरे ये सवाल है, किसी ने जवाब नहीं दिया, उम्मीद है आप देंगी कि ये जो हमारी इतना बजट, इतनी सारी चीज़ें, आप लोग इतना टाइम गवर्नमेंट में रहे, काश कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बना देते जिसमें मियाँ साहब का इलाज भी चल रहा होता, वहीं बैठ के वो लीड भी कर रहे होते सारा। तो इस पे कोई रोशनी डालें कि क्या इसको ये कोई गलती है या ये वैसे ही हम कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आपके खिलाफ? भाई इसमें रोशनी डालने की जरूरत ही नहीं है। जब एक इंसान को आपने इंतकामी सियासत के लिए जेल में रखा हुआ है और उसको जो है आप जेल में इस तरह की उनके तो हालात देखिए एक हॉस्पिटल तो बन सकता था ना अच्छा, जिसमें मियाँ साहब का इलाज हो सकता था, मरियम नवाज का होता, लंदन ना जाना पड़ता, बार बार तकलीफ होती है, आपके लोग मायूस होते हैं। नाज़रीन, ये मौज़ा हमीद से हमने एक सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन सकता था जहाँ इनकी लीडरशिप का इलाज हो सकता, और बजाय इसके कि ये बार बार इलाज के लिए लंदन तकलीफ़ करें, खर्चे करें और फिर ज़ाहिर फैमिली से दूर, अपने कारकुनों से दूर। तो ये मेरा ख्याल है मौज़ा हमीद को हमारा ये सवाल नागवार गुजरा, लेकिन मैं ये सवाल अवाम से भी और मौजूदा हुकूमत से भी, पुराने हुक्मरानों से भी, सबसे ये पूछना चाहूँगा कि क्यों हमारी एलीट को अपने इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है और जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो 22 करोड़ आवाम है, उनके जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ हॉस्पिटल्स के जो हालात हैं वो आप सब के सामने हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पे आप जब भी किसी को आईना दिखाते हैं वो बुरा मानते हैं, उससे हमें तो खैर कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो हुक्मरान गुजरे हैं माजी में, उन्हें इन चीज़ों पे नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि अगर सेहत की सहूलियात आप लोगों को देते तो आज आप भी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होते और आप पे जो नुक्ताचीनी है, जो क्रिटिसिज्म है, ये कम होता। नाज़रीन, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ लीगी रहनुमा माइज़ा हमीद थी, जिनसे हमने बात की, और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नदीम कुरैशी साहब हैं, जो उस्मान बुज़दार साहब के तर्जमान हैं वज़ीर आला पंजाब के। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे मेरा यही सवाल है कि PDM तो तकरीबन वो जिसे कहते हैं अपनी तिबी मौत मर गई, लेकिन सर जो अवामी इशूज़ हैं, जो महंगाई है, जो लोगों को आपकी हुकूमत से उम्मीदें थी, उन सब पे भी पानी फिरता जा रहा है। सर, अलग रमज़ान नज़दीक है, लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई आपके सामने ही है, तो इस हवाले से बताएं सर, क्या आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है पंजाब में, और बुज़दार साहब की क्योंकि कोई सच हमें तवज्जो नज़र नहीं आ रही ग्राउंड पे कि वो चीज़ें बेहतर होने के कोई इम्कानात नहीं है, इस पर रोशनी डालिएगा। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहब, मैं कर्ज करूं, ये तासुर बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि जी बुज़दार साहब की तवज्जो नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। कोविड के फर्स्ट फ्लैश में जब पूरी दुनिया स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे बेपना प्रेशर था कि जी आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, उन्होंने इस डिसीजन को, बड़े खतरनाक डिसीजन था स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ना करना, उन्होंने जब लॉकडाउन को रिलैक्स किया और ये बताया कि जी मैं लॉकडाउन सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता कि गरीब आदमी, ताजा रोजगार करने वाला दिहाड़ीदार शख्स भूख से ना मर जाए, तो ये एक इंडिकेशन है हुक्मरान की कि उनका माइंडसेट क्या है, वो किस तरह से सोच रहे हैं। पहली बात, पंजाब में मुकम्मल मैकेनिज्म है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं महंगाई को डिफेंड इसलिए नहीं कर सकता कि महंगाई वाकई एग्जिस्ट कर रही है। लोग जो हमारे यहाँ चूंकि गुर्बत की लकीर से जो नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, 30% से ज्यादा वो पॉपुलेशन है। एक तो ये महंगाई का फ्लैश पूरी दुनिया में आया। आप यूरोप देखें, मिडिल ईस्ट देखें, पड़ोसी तमाम ममालिक देखें, कोविड के बाद बेपना रेट्स में इजाफा हुआ। लेकिन चूंकि हमें बतौर हुकूमत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आम आदमी की जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं उस तक बाआसानी उनकी क्वालिटी पर और मुनासिब कीमत पर फराहम की जाए। तो मैं समझता हूँ उस्मान बुज़दार साहब की बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब, इस पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, पूरा मैकेनिज्म पंजाब में बनाया गया है। आज जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो आज भी पंजाब की तमाम फ्लोर मिल्स को सब्सिडाइज रेट पर गंदम की फराहमी की गई है। एक दिन पूरे इस टेन्योर में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो बात की हो उसे पीछे हटी हो। सब्सिडाइज रेट पर गंदम फराहमी का मतलब ये होता है कि आटे की वो कीमत जो हर शख्स की एक्सेस में हो। इसी तरह से अब चूंकि रमजान शरीफ की आमद है, तो मैं आपको गवर्नमेंट का प्लान बता दूं। पंजाब भर में 300 प्लस में जाके सहूलत बाजार बनाए जा रहे हैं, जहां पर चीनी, आटा, घी, दालें और तमाम अशियाए खुर्दोनोश, तमाम अशियाए जिंदगी बड़ी मुनासिब नरखों पे मिलेंगी। सर, रमज़ान में उमूमन आपने देखा होगा, हम जब लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के दावे तो हैं कि चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, रेट्स भी आप लगा तो देते हैं दुकानों पे, स्टोर्स पे कि ये कम हो गए, लेकिन जब प्रैक्टिकली एक गरीब आदमी कोई चीज़ लेने जाता है वो चीज़ ही वहाँ नहीं मिलती। तो अब आपको कहने की हद तक तो लिस्ट में तो नाम होता है कि ये सस्ता कर दिया हमने, लेकिन वो चीज़ ही अवेलेबल नहीं होती। इस बार क्या आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जो रेट्स आप कम कर रहे हैं, वो चीज़ें लोगों को मिलेंगी उसी रेट पे? डॉक्टर साहब, एक तो मैं अर्ज करूं, ये जो तकलीफ है महंगाई की जी, मैं आज बड़ा उम्मीद हूं और मैं आपके प्रोग्राम के बड़े व्यूअर्स हैं, मैं एक पैगाम सब पूरी कौम को देना चाहता हूं कि हमने जो मुश्किल दौर था वो हमने गुजार लिया। आज आप इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स देखें, वो सब के सब पॉजिटिव है। पाकिस्तान की फॉरेन रिमिटेंसेस पिछले मंथ में, पाकिस्तान के जो नेशनल रिजर्व्स हैं वो पिछले मंथ में, पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है, पाकिस्तान के रुपए का स्ट्रांग होना, ये सब वो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जो आने वाले दिनों में जिसके असरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। जब डॉलर नीचे जाएगा, सारी दुनिया जानती है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, पाकिस्तान में एडिबल ऑयल नहीं बनता, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत नहीं है, यहाँ हमारे पास ज़खायर नहीं है, पाकिस्तान में केमिकल सारी इंपोर्ट होती है। मतलब हमारी जो बहुत सारी चीजें हैं, जो जिसमें मेडिसिन है, जिसमें एडिबल ऑयल्स है, जिसमें दीगर अशिया है, वो 80 to 90% इंपोर्ट होती है। जब आप कृषि साहब बिल्कुल दुरुस्त है, ये आपका सारा पॉइंट डेफिनेटली हम समझते हैं कि महंगाई की वजह है, लेकिन एक जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पंजाब में बैड गवर्नेंस एक बेसिकली रीज़न है, बुज़दार साहब से काम नहीं हो पा रहा और वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, इस वजह से भी शायद प्रॉब्लम्स जो पंजाब की हद तक, मैं क्योंकि आप उनके तर्जमान हैं इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपसे पूछें। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि बुज़दार साहब की तब्दीली की भी खबरें चल रही हैं, इस हवाले से आपके पास क्या खबर है सर? देखिए, उस्मान बुज़दार पंजाब के उस इलाके से, साउथ पंजाब और साउथ पंजाब के उस इलाके से, डीजी खां जो पसमानदा तरीन इलाके हैं पाकिस्तान के शुमार होते हैं, उनसे उनका ताल्लुक है। 2.5 साल कब जब उनकी बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब
इमरान खान साहब ने उनको ये जिम्मेदारी दी, उस वक्त से आज तक एक मखसूस ग्रोह, जिसको मैं समझता हूँ PMLN के लोग ज्यादा लीड कर रहे हैं, कि वो टारगेट करते हैं उस्मान बुज़दार को। और आपने देखा होगा हर 2 से 2.5 माह के बाद एक फ्लैश आता है कि जो उस्मान बुज़दार साहब तब्दील हो रहे हैं, चूंकि यहाँ एक ऐसा माफिया मौजूद है जो समझता है कि पंजाब की गवर्नमेंट सिर्फ वो चंद खानदान ही कर सकते हैं, किसी और शख्स में ना ये कैपेसिटी है ना ये एबिलिटी है। हालांकि ऐसा नहीं है। उस्मान बुज़दार ने पिछले 2.5 साल में बड़ी शाइस्तगी से, बड़ी आहिस्तगी से, बड़े धीमेपन से ना सिर्फ तमाम तर बेजा तनकीद का मुकाबला किया, बल्कि अपने काम को आगे बढ़ाया। आज आप पंजाब में एजुकेशन देख लें, 14 नई यूनिवर्सिटीज, मतलब 7 नई यूनिवर्सिटीज बनने जा रही हैं, 7 नई पुरानी यूनिवर्सिटीज की एक्सटेंशन हो रही है। पंजाब में एजुकेशन में एक इनकलाब बर्पा किया, 27,000 से ज्यादा स्कूल्स को अपग्रेड किया, उसमें प्राइमरी से एलिमेंट्री, एलिमेंट्री से हाई, हाई से हायर एजुकेशन, इंटरमीडिएट। तो मैं अब इसके साथ साथ आप यहाँ मतलब थाउजेंड्स में सीट्स वेकेंट थी जो हेल्थ के शोबे में थी, जिसमें डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, नर्सेज थी, वो सारी सीट्स को फिल किया गया। और इसके साथ आप देखिए 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम है पंजाब का, जिसको ना सिर्फ अपग्रेड किया गया, और इसके साथ साथ अरबों रुपए की सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई। मैं समझता हूँ उस्मान बुज़दार साहब के साथ जब तक इमरान खान का इत्मीनान उन पर है, पंजाब में PTI की पार्लिमानी पार्टी बाय हमारे इत्तेहादी उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। और ये तब्दीली की सारी खबरें ये सिर्फ फिलर्स होते हैं, ये सिर्फ मार्केट में इन रहने के लिए हमारे मुखालफिन बातें चलाते हैं। मैं ऐसी किसी भी बात की बिल्कुल तरदीद भी करता हूं, और मैं समझता हूं इंशाल्लाह कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत के आखिरी दिन तक उस्मान बुज़दार पंजाब को लीड करेंगे। ठीक, इस पे आपका पॉइंट आ गया कुरैशी साहब। लेकिन एक चीज़ क्या आप नहीं समझते कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो दावा था कि मेरे पास एक पूरी टीम है पंजाब में, जो आपने कारकर्दगी बताई है, इससे पहले तो किसी ने बात ही नहीं की जो आज आप बात कर रहे हैं। ये हमें आज मेरे लिए भी ये खुशगवार आ रहता है बहरहाल कि अगर ये सब हो रहा है तो ये बहुत अच्छा हो रहा है और अल्लाह करे इससे बेहतर हो। बट सवाल ये है सर कि जो खान साहब की टीम थी, जो दावे थे कि हमारे पास इकॉनमी की एक पूरी टीम है, जो हमारे पास 100 एक्सपर्ट हैं जो हम दुनिया से लेके आएंगे, जो इदारों को ठीक कर देंगे, हम जो नौकरियां देंगे, घर बनाएंगे, ये सारी चीज़ें तो सर ये ख्वाब तो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि टाइम बड़ा कम रह गया। हर जिस जगह भी आप देखें वफाकी लेवल पे भी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। इस हवाले से कोई बताएं कौम को कि क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में, क्या हो सकता है, और क्या वफाक में कोई बड़ी तब्दीली के इम्कानात हैं, या यहाँ भी आप समझते हैं कि टीम ठीक काम कर रही है? देखिए डॉक्टर साहब, आपका क्वेश्चन आपका 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा कारकर्दगी। मैंने आपको सिर्फ एजुकेशन और एग्रीकल्चर के हवाले से पंजाब में होने वाली रेवोल्यूशंस बताई हैं। अगर आप एक प्रोग्राम सिर्फ पंजाब के डिफरेंट शोबों, जिसमें आप लाइव स्टॉक से लेकर और यहाँ लॉ डिपार्टमेंट, मतलब मैं हम सर किसी दिन लाहौर आ जाते हैं और आपके साथ हम पूरा जो आपकी प्रोग्रेस है वो हर जगह जाके लोगों को दिखाने को तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ हो, कोई हमें बताए। यहाँ तो PDM आपको गालियां दे रही है, आप PDM को गालियां दे रहे हैं, तीसरी कोई कहानी ही नहीं है। ऑल पॉजिटिव, सिवाय बड़ा हैट पहन के, लॉन्ग शूज पहन के, गटरों में तस्वीरों के अलावा ऑल पॉजिटिव, सिवाय रोटी स्कीम में, सस्ती रोटी स्कीम में करप्शन और साफ पानी स्कीम में करप्शन के अलावा हर जो माजी में होता रहा, माजी की हुकूमतों में होता रहा, वो हर चीज नॉर्मल चल रही है पंजाब में। आज भी पंजाब का वो काश्तकार जो गन्ना काश्त किया करता था और हमेशा उसको पेमेंट नहीं मिला करती थी, उसकी गन्ने की फसल तैयार होकर ट्रॉलियों पे खड़ी होकर शुगर मिलों के बाहर हफ्ता हफ्ता खड़ी रहती थी। उस्मान बुज़दार ने 1952 के बाद पहली बार शुगर केन फैक्ट्री कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 दिया, जिसके तहत शुगर मिल्स जैसे माफियाज को, जो हमेशा अरबापति लोगों की है, मल्टी बिलियंस की शुगर मिल्स हैं, जो किसी के कंट्रोल में नहीं थी, उन पर पेनल्टीज रखी 50-50 लाख रुपए की कि जी आप अगर काश्तकार की पेमेंट नहीं करेंगे आपको 50 लाख फाइन होगा, आपकी शुगर केन फैक्ट्री सील होगी। ये उस्मान बुज़दार ने कारनामा अंजाम दिया है। ठीक, जहां तक बात है आपकी वफाक में तब्दीली के हवाले से बता दें सर जी। फेडरल में आप क्या लग रहा है, कोई खान साहब की टीम में कोई मेजर चेंजेस के इम्कानात हैं? जैसे पिछले दिनों एक रिप्लेसमेंट हुई हमाद अजहर साहब की और हफीज़ शेख साहब की जगह हमाद अजहर साहब को लाया गया, तो ऐसी कोई और पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में? डॉक्टर साहब देखिए, टीम प्लेयर्स तब्दील होते रहते हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। बुनियादी तौर पे हमने ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन क्या है। ठीक, जब भी वो आम आदमी की, गरीब आदमी की बात करते हैं तो वो एक चीज सामने आती है कि उन्होंने चीजों को बड़ा तब्दील किया। अब लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में क्या तब्दील हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्या तब्दील हुआ। इस मुल्क में जो अशराफिया है, पॉलिटिकल अशराफिया,
जी गवर्नमेंट की अशराफिया जो अपने आप को अकले कुल समझती थी, अपने आप को हर चीज से बालातर समझती थी। आप सिर्फ प्रेसिडेंट जरदारी के उनके टेन्योर के ऑफिशियल विजिट देखें जो उन्होंने दुबई के किए, 51 विजिट्स। ठीक। आप वजीर आजम, एक्स वजीर आजम नवाज शरीफ के विजिट्स देखें जो यूके के थे, उनके अपने टेन्योर में 21 टूर्स। और इधर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिस शख्स की औलाद बाहर पड़ती है यूके में, उनका एक विजिट नहीं है। उन्होंने अपनी जात को पेश किया लोगों के सामने एज ए मॉडल कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहते। मतलब जो शख्स प्राइम मिनिस्टर हाउस के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अखराजात तक पर नजर रखता हो, जिसने अपने अरकान असेंबली को पाबंद किया होगा जी आपने अब टूल प्लाजा से गुजरना है तो आम आदमी की तरह यू शुड हैव टू पे द टूल प्लाजा। इससे पहले तो माजी में कृषि नहीं साहब, था। बिल्कुल सर, आपका ये पॉइंट आ गया। आपसे हम इस हवाले से फिर आपकी वो ज़हमत देंगे, तफसील से आपके साथ बात करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के स्पोक पर्सन नदीम कुरैशी साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपने बात की, जिन्होंने ये बताया कि पंजाब में जो जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली। और आखिर में लेकिन मैं ये ज़रूर नदीम कुरैशी साहब की गुजारिश में ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि डेफिनेटली ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजिट्स कम हुए हैं, बाकी चीज़ें कम हुई हैं, जो शाना अखराजात थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के वो भी कम हुए हैं। लेकिन एक आम आदमी को इन चीज़ों से गर्ज नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। एक आम आदमी ये चाहता है कि एक गरीब को कैसे रिलीफ मिलेगी और उसके मसाइल कैसे हल होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को भी गौर करेगी और आने वाले दिनों में, जैसे कुरैशी साहब ने फरमाया कि इम्कानात हैं बेहतरी के, हम भी दुआ करते हैं। और यकीनी तौर पे अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो हमारी भी ऑल आउट सपोर्ट गवर्नमेंट के साथ होगी। एक शार्ट सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। पाक इंडिया जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी उसके हवाले से कुछ मिसपरसेप्शन सामने आ रही हैं। गुज़श्ता 2 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आज़ाद कश्मीर के कुछ सब नेशनलिस्ट ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ़ के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा मोदी और इमरान खान का जो मीटिंग के लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं और कश्मीर पे सरेंडर की बात हो रही है। लेकिन इसका असल रुख क्या है, ये बैकडोर डिप्लोमेसी कब शुरू हुई, इसके हवाले से बेसिकली हमने ये ज़रूरी समझा कि अपने देखने वालों के सामने रखें। 2018 में बैकडोर डिप्लोमेसी का आगाज़ हुआ, जो कि उसमें डेडलॉक आया जब 2019 में 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया, आर्टिकल 370 को रेवोकेट किया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान की जो यूनियन है उसका हिस्सा बन गया। वहाँ पाकिस्तान का क्योंकि प्रिंसिपल स्टांस कंप्रोमाइज़ हो रहा था, जिस वजह से डायलॉग रुके। उसके बाद आपको जो हालात वहाँ हुए उसका पता है कि हिंदुस्तान ने ज़ाहिरा पूरी ताकत का मुजाहरा किया मकबूजा कश्मीर में, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की, लोगों को गिरफ़्तार किया और जबरी तौर पे कोशिश की कि कश्मीरियों को ग़ुलाम बनाया जा सके। लेकिन उसके बाद क्योंकि बैकडोर पे ये मामला चल रहे थे, कुछ इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थीं जो कि पीस को डेवलप करना चाहते हैं इस रीजन में। उन सब की एफर्ट से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियल्स बाहर इनकी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और इंडिया के बाहर किसी भी तीसरे मुल्क में ये मुलाकात हुई और जिसमें ये चंद चीज़ों पे दोनों तरफ से बात की गई। दोनों तरफ से ये कहा गया कि आप अपने अपने तहफ़्ज़ात सामने रखें और एक ऐसे सलूशन की तरफ निकलें जिससे खित्ते का जो अमन है वो दाव पे ना लगे। क्योंकि जिस तरह आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद या उससे पहले जो हालात बन गए थे पुलवामा हमले के बाद, जिस तरह दोनों मुल्कों की फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, यकीनी तौर पे वो एक न्यूक्लियर जंग की तरफ जा सकता था, जिसका दुनिया ने जिसमें इंटरवीन किया, रोल प्ले किया और बहरहाल ये मुलाकात जो ऑफिशियल्स हैं दोनों की बाहर हुई। इसमें जो समझने वाली चीज़ है हमारे देखने वालों के लिए कि पाकिस्तान ने अपने प्रिंसिपल स्टांस से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो मकबूजा कश्मीर का मसला है, जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में जिस तरह हिंदुस्तान ने वहाँ की जो पोजीशन ख़त्म की है, आर्टिकल 370 को रेवोकेट किया, पाकिस्तान ने वो स्टांस दुनिया के सामने रखा और इंडिया के सामने रखा, जिस पे ये वाज़े किया गया कि जब तक आर्टिकल 370 बहाल नहीं होता तब तक मामलात बेहतर नहीं हो सकते। उसके साथ जो दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडिया ने कंप्लीट स्पेस ख़त्म कर दी है।
वहाँ पे सर्च ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ लोगों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ किसी किस्म की सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान ने जो सालिस के सामने ये मामला भी रखा कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वहाँ के नौजवानों को, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जो नैरेटिव है वो दुनिया के सामने ला सकें। तो इस हवाले से जो मिसपरसेप्शन है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे सौदा कर लिया, सरेंडर कर दिया या कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बिल्कुल इसकी इनसाइड स्टोरी है, जिसके हवाले से शायद लोगों को ज़्यादा नहीं पता। उसके बाद जो इसमें मज़ीद जो डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान ने अपने इंडिया के सामने ये बात रखी कि वहाँ हालात में नॉर्मलिसी ज़रूरी है, वहाँ के नौजवानों पे जो तशद्दुद है, जो जबरी गिरफ्तारियाँ हैं, जो लोगों को लापता किया जा रहा है, जो ब्लैक लॉज वहाँ इम्पोज किए गए हैं, उन सारी चीज़ों का ख़ात्मा ज़रूरी है। उस पर इंडिया का जो डेलीगेशन था, उन्होंने बड़ा कंस्ट्रक्टिव उसका जवाब दिया, रिस्पॉन्स किया, और उन्होंने ये कहा कि जब हालात थोड़े से नॉर्मल होंगे तो नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर का विज़िट करेंगे और मोस्ट लाइकली वो वहाँ कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। अब इस बड़ी अनाउंसमेंट को बाज़ लोग ये कहते हैं कि कश्मीर की डिवीज़न की अनाउंसमेंट है, ये बिल्कुल गलत है। जो पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टांस है वो उसको सामने रखते हुए ये जो भी बात होगी वो होगी, और ये यकीनी तौर पे कश्मीर और कश्मीरियों के मुफाद में होगी। इसका कश्मीर की तकसीम से या पाकिस्तान के प्रिंसिपल स्टांस के कंप्रोमाइज़ से हरगिज़ इसका मतलब नहीं है। उसके साथ साथ जो इंडिया की तरफ से मुतालबा था कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे ताकि जो मकबूजा कश्मीर में मिलिटेंसी है या जो मुजाहिदीन हैं या जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको पाकिस्तान यहाँ से सपोर्ट ना करे। तो यकीनी तौर पे वो पहले भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और पाकिस्तान ने दोबारा भी अश्योर किया कि हमारा ना तो इससे पहले वहाँ मुजाहिदीन को स्पॉन्सर करना या लॉन्च करना हमारा टारगेट था, और ना इसके बाद हम करेंगे। तो इस सारी चीज़ से दो चीज़ें हुई बेसिकली। एक तो ये जो बर्फ़ पिघली, हालात में नॉर्मलाइजेशन की तरफ आए, उसमें एक तो जो 2003 का सीज़ फायर एग्रीमेंट था, क्योंकि LOC पे जो लोग रहते हैं उन्हें पता है कि पिछले 2 साल से बेताशा लाइन ऑफ कंट्रोल पे नुकसान हुआ है। खुसूसन जो पाकिस्तान की साइड है आज़ाद कश्मीर, यहाँ पे बहुत से घर तबाह किए गए, इंडियन मार्टर गोलों की तरफ से सिविलियंस शहीद हुए, हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए। तो ये सारी डेवलपमेंट के नतीजे में कम से कम सीज़ फायर पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में थोड़ा सा अमन लौट आया, पीस लौट आया, और उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हालात की तरफ चली गई है। और जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है 2003 का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो इम्प्लीमेंट हुआ है। सेकंड, एक गुडविल गेस्चर के तहत इंडिया ने वैक्सीन पाकिस्तान को भेजी, जो कि कोई मेरा ख्याल है एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसको लेना चाहिए, इसमें कोई ऐसा तनकीद वाली बात नहीं है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान डे पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ख़त लिखा, तो ये भी अगर हमसायों के साथ इस तरह के टर्म्स रहें तो इसको भी कोई क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। और आखिरी चीज़ जिस पे बड़ी एक पिछले दिनों हुआ कि पहले ये कहा गया कि हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, ट्रेड शुरू करेंगे, फिर कहा गया कि हम नहीं करेंगे। तो ये प्योरली जो फॉल्ट था, जो मिस हैंडलिंग थी, वो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है या जो हमारे वज़ीर बराए तिजारत हैं उनकी तरफ से और उनकी टीम की तरफ से इनकम्प्लीट होमवर्क और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारा एक मामला बना, जिसको लोगों ने ये समझा कि शायद कोई पहले गवर्नमेंट ट्रेड करना चाह रही थी, फिर कोई प्रेशर आया तो उसकी वजह से ये फ़ैसला वापस ले लिया गया, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। और आखिरी चीज़ जो पाकिस्तान की इस हवाले से मुझे जो पता लगा है कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े किया है कि जो हमारा कश्मीर पे प्रिंसिपल स्टांस है उस पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अलबत्ता अगर हिंदुस्तान अमन के लिए आगे बढ़ेगा तो हम भी अपना उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे। ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का बड़ा वाज़े है कि मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं उनकी जो हालत ज़ार है, जो हिंदुस्तान का जुल्म व बर्बरियत है, जबर है, जो उसका गैर कानूनी फ़ौजी कब्ज़ा है, उसका ख़ात्मा और वहाँ के लोगों को रिलीफ देना पाकिस्तान का बुनियादी इस सारे मामले में एजेंडा है। उम्मीद है हमारे देखने वालों को इस हवाले से जो मिसपरसेप्शन थी उसमें ज़रूर कमी आई होगी, और जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो मैंने आपके साथ शेयर की। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।